गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को। और इस एपिसोड की हम शुरुआत में देखते हैं कि यूजी कर्टन के पास में जाकर के उसमें जोरदार एक पंच मारता है, लेकिन यहाँ पर यूजी की पंच से कुछ भी नहीं होता है। और यूजी की पावर को देख करके यहाँ पर ताकुमा काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि पावर के मामले में यूजी तो नानामी को भी धूल चटा देगा। और यहाँ पर फुशिकुरो सोचता है कि हमें कर्टन का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट खोजना होगा, पर यहाँ पर ताकुमा कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि कर्टन को बनाने वाला इस कर्टन के अंदर ही है। और यहाँ पर यूजी बताता है कि वो टिड्डा तो इस कर्टन के बाहर ही था रखवाली करने के लिए। अब यहाँ पर ताकुमा को समझ में आता है कि कर्टन को बनाने वाला अगर कर्टन के बाहर रहता है तो, लेकिन इससे उसके पकड़े जाने के चांस काफी ज्यादा है, लेकिन कर्टन के बाहर रहने से उसकी कर्टन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए कर्टन यूजी की पंच से नहीं टूटा। और यहाँ पर फुशिकुरो कहता है कि यानी कि कर्स यूजर किसी ऐसी जगह पर होंगे वो आसानी से यहाँ से देख सकें। तभी इन सभी की नजर शिबुया टावर पे जाती है और टावर के ऊपर हम एक ओल्ड मैन जीरो को देखते हैं और वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि इस जगह रहने से इस कर्टन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इससे हम पकड़े हुए जल्दी जा सकते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि ये बिल्डिंग ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से भरी हुई है और उन्हें मार करके सोर्सरर्स को यहाँ तक आने में काफी ज्यादा समय लगेगा। और तभी यहाँ पर फुशिकुरो नुए पे बैठ करके आ जाता है और नुए से एक वायर बंधा था जिसके पीछे ताकुमा और यूजी लटके थे और वो इस वायर से इन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो आसानी से इसके अंदर से निकल आते हैं। और तभी यहाँ पर ताकुमा को कर्टन बनाने वाली वो कील मिल जाती है और यहाँ पर आने से पहले यूजी ने इन सभी लोगों को बता दिया था कि इन कर्टन का जो सोर्स है वो एक कील जैसा आइकन का है और कर्टन को तोड़ने के लिए इन्हें सिर्फ कील जैसे ऑब्जेक्ट को तोड़ना होगा। और ताकुमा यहाँ पर एक कील को तोड़ देता है, लेकिन उससे भी कर्टन नहीं हटता है। बेसिकली इस कर्टन को बनाने के लिए 3 कील का यूज किया गया था, जिसमें से 2 कील को जीरो लेकर के भाग चुका है। और यहाँ पर यूजी जीरो को पीछे पड़ जाता है और वो वायर की मदद से जीरो को जमीन पे पटक देता है। ऊपर यहाँ पर ताकुमा इन दोनों कर्स यूजर से लड़ने के लिए तैयार था। ताकुमा यहाँ पर कहता है कि अब उसे भी अपना जलवा दिखाना होगा जिसके जरिए वो जल्द से जल्द ग्रेड 1 का प्रोसेसर बन सके। और इतना कह करके ताकुमा अपने मार्क्स को नीचे कर लेता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि यूजी और फुशिकुरो को जीरो की बॉडी मिल चुकी है और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जीरो की बॉडी से बिल्कुल भी ब्लड नहीं बह रहा था। और यहाँ पर फुशिकुरो जीरो को जल्द से जल्द उठने के लिए कहता है, फिर जीरो मरने का नाटक बंद करके खड़ा हो जाता है और वो खड़े होते ही ये कहता है कि आजकल के बच्चों को तमीज से बात करना ही नहीं आता। और यहाँ पर फुशिकुरो यूजी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस आदमी को मारना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम काफी ज्यादा कम है। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नानामी ताकुमा से पूछता है, तुम्हें मेरी सिफारिश की क्या जरूरत है, तुम तो अपनी टेक्निक के बलबूते पे आराम से ग्रेड 1 का सोर्सर बन सकते हो। और फिर ताकुमा कहता है कि यही तरीका सही है क्योंकि ग्रेड 1 सोर्सर का काम इतना आसान नहीं होता है और वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं समझता है और वो किसी भी मुश्किल में फंसता है तो हमेशा यही सोचता है कि इस जगह पर नानामी होते तो क्या करते, इसलिए वो नानामी की अप्रूवल के बिना ग्रेड 1 का सोर्सर नहीं बनना चाहता। और फिर हमें डायरेक्ट प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और फिर यहाँ पर ताकुमा अपनी कर्स टेक्निक आउटफेस बीस्ट समन को एक्टिवेट करता है और ये बेसिकली एक भूत प्रेत वाली टेक्निक होती है जिसमें ताकुमा को अपना चेहरा छुपाना पड़ता है और 4 आउटफेसेस बीस्ट को वो समन करके उनमें से किसी की भी पावर यूज कर सकता है। और सबसे पहले यहाँ पर ताकुमा काइची की पावर को समन करता है और एक बुलेट जैसे ऑब्जेक्ट को दुश्मन की तरफ छोड़ देता है और ये बड़ा वाला कर्स यूजर छोटे वाले कर्स यूजर्स को गोदी में उठा लेता है ताकि वो इससे बच सके, लेकिन वो बुलेट जैसा ऑब्जेक्ट वापस घूम करके इनके हाथ में लगता है। और फिर ताकुमा दूसरे बीस्ट को समन करता है और वो मन में सोचता है कि इन दोनों को खत्म करने के बाद उसे जल्द से जल्द यूजी और फुशिकुरो के पास में जाना चाहिए क्योंकि नानामी उन दोनों को इसके भरोसे छोड़ करके गया है। और ताकुमा इन दोनों पे सीधा हमला कर देता है और बीस्ट नंबर 2 को समन करता है जिसकी पावर की वजह से ताकुमा के आसपास काफी सारा वाटर आ जाता है जिसमें वो फिसल भी सकता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है यूजी और फुशिकुरो जीरो की काफी ज्यादा पिटाई कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी जीरो को कुछ भी नहीं होता है और जीरो चाकू की मदद से यूजी को कट मार देता है। तभी वहाँ वो फुशिकुरो का फ्रॉग आकर के उसके हाथ को पकड़ करके ब्रिज में दे मारता है, लेकिन फिर भी जीरो को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और फिर ये दोनों सोचते हैं कि यूजी की पावर नो और फुशिकुरो के श्रापिक डॉग ने तो अच्छे कर्स को धूल चटा दी है, लेकिन इसे तो खरोच तक नहीं आई और इनका टाइम काफी ज्यादा बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर दूसरी साइड ये कर्स यूजर एक साइड बैठ करके हाथ जोड़ करके कुछ कर रहा था और वो लंबा वाला कर्स यूजर बार बार पर आकर के इसे बचा रहा था और ताकुमा उसे इजीली पीट भी रहा था, लेकिन शायद उसे भनक लग जाती है कि ये बुढ़िया जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि ओगामी के शरीर में काफी सारी कर्स एनर्जी बह रही थी और तभी ओगामी तोजी का नाम लेती है और उसका पोता एक कैप्सूल खा लेता है और ताकुमा उन्हें रोकने के लिए एक बुलेट जैसे ऑब्जेक्ट से फिर से शूट करता है, लेकिन इस बार वो बुलेट जैसे ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि इसका शरीर तोजी फुशिकुरो जैसा दिखने लगा है। और फिर हमें डायरेक्ट सीन 1989 का दिखाया जाता है। यहाँ पर गोजो का जन्म हुआ था और उस टाइम ओगामी जीरो के साथ मिल करके लोगों का बेरहमी से मर्डर किया करती थी और उसने यहाँ पर एक लड़की का मर्डर कर दिया और सियांस टेक्निक की मदद से उसने उस लड़की का रूप ले लिया और फिर वो इस लड़की के फादर के पास में गई और उसे भी मार दिया और ओगामी यहाँ पर मरे हुए लोगों का ही रूप ले सकती है। दूसरी साइड यहाँ पर जीरो को लोगों को टॉर्चर करने और उनके मार्क्स को निकालने में काफी ज्यादा मजा आता था और उस टाइम ये दोनों अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते थे क्योंकि उस
टाइम सोर्सर अपने कर्स एस्पेक्ट में काफी ज्यादा बिजी रहते थे, लेकिन गोजो के पैदा होते ही सब कुछ बदल गया और गोजो के सर के ऊपर 5 करोड़ का इनाम रख दिया। और तभी से ओगामी और जीरो ने गोजो को मारने का प्लान बनाया। और इतना छोटा होने के बाद भी गोजो ने इन दोनों को आराम से देख लिया और सिर्फ उसके घूरने से ये दोनों थर थर कांपने लगे। और गोजो वहाँ पर ये कहते हुए चला गया कि मेरी तरफ देखना बंद करो कमजोरो। और तभी से ये दोनों डर की जिंदगी जीने लगे। और तभी से इन्हें मालूम चल गया कि गोजो के पैदा होते ही सब कुछ बिगड़ चुका है और अब से ना ही कोई अपनी मनमर्जी कर सकता है। और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीरो और यूजी और फुशिगुरो एक साथ लड़ रहे होते हैं। और यूजी ये देख करके काफी ज्यादा हैरान था कि अब तक उसे एक खरोच तक नहीं आई है। और यहाँ पर फुशिगुरो समझ गया था कि ये इसकी जरूर कोई टेक्निक है। और तभी फुशिगुरो कहता है कि गोजो आसपास ही है, तुम्हें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। लेकिन जीरो जानता था कि गोजो को यहाँ पर सील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर पहले यूजी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। जीरो कहता है कि अगर गोजो यहाँ पर होता तो हम सभी लोग कंबल ओढ़ करके अपने घर में सो रहे होते। और इससे फुशिगुरो को ये समझ में आ जाता है कि ये आदमी गोजो को नहीं हरा सकता, यानी कि ये इसकी टेक्निक हर हमले को नहीं रोक सकती होगी। और जीरो यहाँ पर इन दोनों को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तभी यहाँ पर फुशिगुरो अपने रैबिट शिकिगामी का यूज करता है और तभी जमीन में से काफी सारे रैबिट निकल के आते हैं जो जीरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उनमें से एक रैबिट जीरो को धक्का भी दे देता है, जिससे फुशिगुरो को जीरो की टेक्निक के बारे में मालूम चल जाता है। दूसरी साइड ताकुमा काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि ओगामी का पोता तोजी फुशिगुरो जैसा दिख रहा था। ताकुमा समझ जाता है कि ये बुढ़िया जरूर काला जादू करती है और ओगामी अपनी टेक्निक की मदद से अपना तो छोड़ो दूसरों का भी रूप बदल सकती है। और ताकुमा यहाँ पर तोजी का शरीर देखते हुए समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी यहाँ पर ताकुमा अपने चौथे बीस्ट को समन करने लगता है और पलक झपकते ही तोजी ताकुमा का मास्क उतार देता है। और उसकी स्पीड देखकर कोई ताकुमा को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। और तभी तोजी उसकी कॉलर को पकड़ता है और उस पे काफी सारे मुक्के मारता है, जिसके कारण ताकुमा की हालत यहाँ पर खराब हो जाती है। दूसरी साइड जीरो यहाँ पर रैबिट से घिरा हुआ होता है और वो समझ जाता है कि ये लोग कोई भी बड़ा अटैक नहीं करने वाले हैं, वो शायद यहाँ से भाग चुके हैं। और तभी यहाँ से रैबिट गायब हो जाते हैं और उसके सर पे एक बड़ा सा शिकिगामी हाथी आकर के गिरता है और इसकी वजह से वो जीरो को कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वो बच जाता है। उसके बाद में फुशिगुरो अपने हाथी को गायब करता है और यहाँ से दूर हो जाता है। और फिर यूजी जीरो के पास में एक बड़ी सी कार उठा करके फेंकता है, लेकिन फिर उसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जीरो यहाँ पर यूजी की पावर को देख करके काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जिसके बाद में फुशिगुरो जीरो का ध्यान भटकाता है जिससे यूजी उसे मार सके। लेकिन वो इनके प्लान को पहले से समझ चुका है और इससे भी बच जाता है। दरअसल जीरो की टेक्निक कुछ इस तरीके की है कि अगर उस पर जोरदार हमला किया जाएगा तो वो धीरे से लगेगा, अगर धीरे से हमला किया जाएगा तो उसे जोर से लगेगा। और फुशिगुरो को इस टेक्निक के बारे में पहले से मालूम चल चुका है। और जब जीरो को रैबिट से चारों तरफ से घेरा हुआ था तो उसने इसके बारे में यूजी को भी बता दिया था कि उसे हल्के से अटैक से जीरो को मारना है और ये भी कि इसकी भी कोई लिमिट होगी, वरना तो ये एक थप्पड़ में ही मर जाएगा। इसलिए फुशिगुरो कहता है कि वो इस पर भारी और हल्का दोनों अटैक एक साथ करेंगे, लेकिन जीरो को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें इसकी टेक्निक के बारे में मालूम चल चुका है। इसलिए इन दोनों के हमले से उसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फ्रॉग की जीभ लगने से उसे काफी जोर का लगता है और इस जीभ के कारण उसे इतनी जोर की लगती है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर ये दोनों मिलकर के उस पे मामूली से मुक्के मारते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और इन दोनों को अपने से बहुत दूर कर देता है। और तभी वो देखता है कि यूजी यहाँ पर एक उसे जोरदार पंच मारने वाला है और जीरो उससे बचने के लिए भी रेडी था। और यूजी यहाँ पर पंच लगने से पहले ही उसे रोक लेता है और धीरे से देता है और वो पंच जीरो को इतनी ज्यादा जोर से लगता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।